हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड पवन सीरीज के लघु उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके अति लघु और बहुविकल्पीय पार्ट को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये आपका 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका का पावर हाउस हम किसे कहते हैं, तो आप टिक कर देंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। जहां पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ऐसे भी आ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, ये शॉर्ट वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। तो आप लिख देंगे जहां पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन भी करती है और हमें शारीरिक रूप से बल प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में संचित रहती है। कहने का तात्पर्य है जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका का पावर हाउस होती है और जहाँ पर ग्लूकोज जो होता है उसका विखंडन होता है और जो विखंडन होता है उससे कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हमारे शरीर में जो भी गतिविधियां हैं उनका संचालन करती है और उन्हें शारीरिक बल भी प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो किसके अणुओं के रूप में संचित रहती है? एटीपी अणुओं के रूप में संचित रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, वास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? धातुओं और ऑक्सीजन के सहयोग से वास्मिक ऑक्साइड बनते हैं। किससे बनते हैं? धातुओं और ऑक्सीजन के सहयोग से वास्मिक ऑक्साइड बनते हैं। 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। MgO प्लस HO2 इज इक्वल टू Mg कोष्टक में OH2, जो पानी में घुलकर क्षार बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फसल चक्र से क्या लाभ होता है? फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है, फसल रोग से मुक्ति मिलती है। जिससे फसलों को हम जब एक क्रम में लगाते हैं जिससे उसकी उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए और फसल में रोग भी ना लग पाए, तो इससे क्या लाभ होता है? उत्पादन बढ़ जाता है, हमारी फसल रोग मुक्त हो जाती है और हम कम लागत में अच्छी फसल भी उपजा सकते हैं। कम पैसों में अगर फसल चक्र के अकॉर्डिंग हम फसल अपनी बोएंगे तो उससे हम कम लागत में अच्छा उत्पादन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के क्या क्या करना चाहिए? प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती हैं? पहले हम ये जानते हैं, बाढ़ आना, भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी का फटना, ये सब हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ये प्रकृति से अपने आप आती हैं, इन्हें कोई ऐसा नहीं है कि किसी के प्रेशर से आती हो, ऐसा नहीं है। ये प्रकृति के रूप में अपने आप ही आती हैं, कभी भी आ सकती हैं। प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के हमें क्या उपाय करने चाहिए? हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं जिससे कि प्राकृतिक आपदाएं ना आ पाए, अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए जिससे कि ऑक्सीजन बढ़ेगी। अगर ऑक्सीजन बढ़ेगी तो हमारी जो वो ऑक्सीजन बढ़ती है तो प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण कम होगा तो प्राकृतिक आपदाएं भी कम आएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, वनों का संरक्षण। जो हमें वन है उनकी सुरक्षा करना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, वनों को काट काट के वहां पे मॉल बनाए जा रहे हैं, वनों को नष्ट किया जा रहा है, तो इससे हमारी प्राकृतिक आपदा और बढ़ेगी। क्योंकि हमारे वातावरण में अगर वन ज्यादा होते हैं तो उससे हमारा वातावरण में प्रदूषण कम होता है, क्योंकि वन कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं पेड़ पौधे और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन हमारे वातावरण में रहेगी तो वातावरण अधिक शुद्ध रहेगा। बड़े उद्योगों से निकलने वाली CO2 की मात्रा बनाना। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो कारखानों से निकलती है, उसकी मात्रा को घटाना। कारखानों से इस टाइप की मशीनें लगानी चाहिए कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम निकले, जिससे कि प्रदूषण कम हो। आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में निवारक संरक्षी उपाय, तैयारी तथा मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए राहत कार्यों को व्यवस्था तथा आपदा प्रवण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक पक्ष शामिल किए जाते हैं। मतलब आपदा प्रबंधन में क्या क्या है?
राज्य स्तर पर जो आपदा प्रबंध होता है वो किस प्रकार से होता है? नंबर 1, राज्य स्तर पर बचाव, राहत, पुनर्वास विभाग, आपदा प्रबंध विभाग। जनपद स्तर पर जो होता है वो जिलाधीश कार्यालय में होता है। खंड या क्षेत्र स्तर पर होता है वो क्षेत्र समिति कार्यालय में होता है। और गांव स्तर पर जो होता है वो गांव की आपदा प्रबंधन समिति करती है। आप आपदा राहत कार्य, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने का उत्तरदायी राज्य सरकार का होता है। केंद्र सरकार का कार्य मानवीय एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। जो भी हमारे राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में कोई भी आपदा आएगी तो वह पहले राज्य सरकार उसका सामना करेगी। केंद्र सरकार तो केवल वित्तीय और मानवीय सहायता दे सकती है, लेकिन मुख्य कार्य जो करना है वो उत्तर प्रदेश सरकार को ही करना होगा। राज्य प्रशासन पर मुख्यमंत्री अथवा मुख्य सचिव राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। वह समस्त कार्यों का संचालन एवं प्रबंध करता है। तो राज्य प्रशासन पर मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव राज्य स्तर की जो आपदा प्रबंध समिति होती है उसका वह अध्यक्ष होता है। और जो भी राहत कार्य का संचालन और प्रबंध करना होता है वह सब वही अध्यक्ष करता है। राहत आयुक्त बचाव, राहत व पुनर्वास कार्यों का प्रबंधक होता है। आपदा के समय वह राज्य स्तर की आपदा प्रबंध समिति के आदेश व निर्देश के अनुरूप कार्य करता है। मतलब जो भी प्रबंधन समिति ने जो भी आदेश दिया उसी के अनुरूप वह कार्य करता है। कुछ राज्यों में वित्त सचिव इसका संचालन करते हैं। आपदाओं का प्रबंध राज्य आपातकालीन योजना और कोष बनाकर किया जाता है। मतलब कोई भी आपदा आई है तो वह राज्य जो है वो एक योजना बनाती है और उसके लिए कोष बनाकर उसका संचालन करती है। नेक्स्ट देखते हैं ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशियों में अंतर। ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं? जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं या इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। जैसे हाथ पैर है, हमारी इच्छा पे है कि हम अपने हाथ को किस तरह से यूज करें या पैर को किस तरह से कार्य करें। और अनैच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं? जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं, जो अपने मन के अनुसार नहीं चलती हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते अनैच्छिक पेशियों में, लेकिन ऐच्छिक पेशियों में हम अपने मन के अनुसार कार्य कर सकते हैं। लेकिन अनैच्छिक पेशियों में हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं, जैसे मूत्रवाहिनियां और हृदय। ऐच्छिक पेशियों में हाथ और पैर है, अनैच्छिक में मूत्रवाहिनियां और हृदय। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर लिखिए। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। कौन सी ऊर्जा में बदल जाती है? जो हमारी प्रकाशिक ऊर्जा होती है वो हमारी रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज स्टार्च के रूप में एकत्रित होती है। इन यौगिकों के टूटने तथा रासायनिक ऑक्सीकरण से हमें पर्याप्त ऊर्जा मिलती है जिसका उपयोग जीव करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है। यह अभिक्रिया ऑक्सीजन अंदर लेने के दौरान होती है। इस प्रक्रिया में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड सांस द्वारा बाहर छोड़ी जाती है और इस प्रक्रिया में जो यौगिक ऑक्सीकृत होते हैं उन्हें श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। श्वसनीय पदार्थ से सारी ऊर्जा एक साथ नहीं निकलती है बल्कि धीरे धीरे एक के बाद एक होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निकलती है, जिसे श्वसन की अभिक्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है जो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाशिक ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज और स्टार्च के रूप में एकत्रित होना लगता है। और जब ये यौगिक टूटते हैं तो इनके रासायनिक ऑक्सीकरण से एक ऊर्जा मुक्त होती है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, जिनका उपयोग जीव करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है तथा यह विक्रिया ऑक्सीजन जब अंदर लेने के दौरान होती है। इस प्रक्रिया में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी जाती है। इस प्रक्रिया में जो यौगिक ऑक्सीकृत होती है उन्हें श्वसनीय पदार्थ कहा जाता है। श्वसनीय पदार्थों से सारी ऊर्जा एक साथ नहीं निकलती है बल्कि धीरे धीरे एक के बाद एक होने वाली रासायनिक क्रियाओं द्वारा निकलती है, जिन्हें श्वसन की अपचय क्रिया अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन के दौरान ऊर्जा उसी प्रकार प्राप्त है जैसे कि किसी भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया से प्राप्त है। श्वसन वने प्रकाश संश्लेषण के विपरीत समझा जाता है। प्रकाश संश्लेषण उपचय है और श्वसन उपचय। श्वसन की इस अभिक्रिया को नीचे द्वारा एक फॉर्मूला द्वारा भी आपको प्रदर्शित की बताया गया है।
C6H12O6 प्लस 602 इज इक्वल टू एरो बना हुआ है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 283 Kj। मनुष्य के शरीर में श्वसन के दौरान प्रमुख क्रिया को दिखाया गया, जैसे पौधे प्रकाश तथा अंधेरे में संश्लेषण और श्वसन दोनों ही करते हैं। कब करते हैं? प्रकाश में भी करते हैं और अंधेरे में करते हैं। परंतु जिस तरह से यह प्रक्रिया करती हैं यह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। ये दोनों प्रक्रिया शांत और प्रकाश में एक दूसरे को संतुलित करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें पौधे क्या करते हैं? पौधे ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको साइंस का लघु प्रश्नों का यह पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।